हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रवि सर की कॉपी के बारे में। ये कॉपी जीएस थर्ड की कॉपी है, आंसर राइटिंग। जीएस थर्ड का क्या सिलेबस है? उसमें इकोनॉमी आती है, इन्वायरमेंट आता है और उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लेके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसमें अपने पहले क्वेश्चन की। बजटेतर उधारी ऑफ बजट बोरोइंग्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विभिन्न व्ययों के धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, साथ ही इनकी वांछनीयता पर टिप्पणी कीजिए। बजटेतर उधारी से तात्पर्य सरकार की उन उधारियों को व्यक्त करता है, ठीक है, जो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः नहीं ली जाती हैं। सरकार द्वारा किसी निगम, संस्था या स्वायत्त निकाय द्वारा उधार की शक्तियों को स्थानांतरित किया जाता है। एग्जाम्पल एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, बजट में इनका उल्लेख सामान्यतः नहीं किया जाता है, ठीक। अब सरकार की सहायता में भूमिका क्या है इनकी? तो पहला है लोक कल्याणकारी कार्यों में एफसीआई तथा पीडीएस प्रणाली हेतु उधारी लेना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड है अवसंरचना व्यय को आयोजित करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को। सरकार के पास कम धन है, उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी में बिल्डिंग्स प्रबंधन व तकनीकी काउंसलिंग को 4 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए जुटाने में मदद करना, ठीक है। फिर थर्ड है सरकार की सीमित क्षमता है। फोर्थ है नवाचारी उपागम और लास्ट है बजटीय घाटे को कम करने में सहायक है ये। अब इसकी वांछनीयता क्या है? वांछनीयता कई कारणों से ये उपयुक्त नहीं है। पहला है जवाबदेही का अभाव है, दूसरा पारदर्शिता का अभाव है, थर्ड है सरकार की वित्तीय साख पर भी इसका प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव आता है। फोर्थ है आंकड़ों से हेरफेर करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिफ्थ है सार्वजनिक व अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग घट जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आया उपर्युक्त संदर्भों में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसमें पहला है इन साधनों का प्रयोग अंतिम साधन के रूप में ही करना चाहिए, ठीक। इसका दूसरा है बजट में इनका उल्लेख हो ताकि पारदर्शिता भी बनी रहे। थर्ड है प्रभावी जवाबदेही प्रणाली को सृजित करना और फोर्थ है पारदर्शी मानकों को लागू करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता है। जीएम फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं के आलोक में परीक्षण कीजिए। तो इसमें बताया इंट्रो इनका क्या है? जीएम आनुवांशिक संशोधित फसलों से तात्पर्य है आनुवांशिक अभियांत्रिकी साधनों के द्वारा फसलों के जीन व आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन कर वांछनीय परिणाम प्राप्त करने से है। एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने? एक है बीटी कपास, दूसरा है बीटी बैंगन, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा में इनकी जो ये है फसल है, उनका क्या योगदान रहने वाला है? तो इन्होंने योगदान यहाँ पे नीचे लिखे हैं। पहला है बायो फोर्टिफाइड फसल उत्पादन संभव, बायो फोर्टिफाइड फसल उत्पादन संभव। दूसरा है प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, ठीक है। थर्ड है जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी किस्म का निर्माण संभव हो सकेगा। फोर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्पादन हो सकता है, या कम जल है या ज़्यादा जल है तो उन परिस्थितियों में भी उत्पादन कर सकते हैं। हिडन हंगर से निपटना, कुपोषण, ठीक है। एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जीएम टमाटर कई देशों में विभिन्न खनिज लवण समस्या समाधान भी है, ठीक है। अब इसके सुरक्षात्मक क्या मुद्दे हैं कि ये यूज़ करने में ये सुरक्षित है या नहीं है। तो फर्स्ट है स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, आंत से जुड़ी समस्याएं और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, मनुष्य में एएमआर, ठीक। सेकेंड है इसमें तकनीकी मुद्दे हैं, तकनीकी में मोनोपोली की जाती है, टर्मिनेटर जीन टेक्निक, ठीक, किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित होते हैं इससे। थर्ड है हमारा जैव विविधता से लेके मुद्दे, जीन क्लोन की समस्या, जैव विविधता प्रतिपादन। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने लिखा है प्रतिबंधित फील्ड ट्रायल होना चाहिए इसका प्रॉपर। अमेरिका की भांति जवाबदेही के कड़े नियम बनाने चाहिए, केंद्र राज्य समन्वय। और फोर्थ है हमारा पर्यावरण विदों व नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी हो। अतः उपर्युक्त सुझावों से SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेकंड भूखमरी समाप्त करने में जीएम फसलें प्रभावी हो सकती हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए
भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियाँ न केवल एक अप्रभावी व्यवस्था का निर्माण करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामलों को भी जटिल बनाती हैं। ठीक है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। इंट्रो क्या है? मूल्य समर्थन नीतियों से तात्पर्य है सरकार द्वारा किसानों या उपभोक्ताओं हेतु मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने से है। एग्जाम्पल MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली। इसके लाभ क्या हैं? लाभ देखते हैं। पहला है किसानों को उचित मूल्य की प्राप्ति हो। ठीक है। दूसरा है हमारा दबाव मूलक बिक्री से राहत हो। तीसरा है उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति व उचित मूल्य मिले। चौथा है हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पर नियंत्रण हो। पांचवा हमारा है अधिकतम निर्यात मूल्य, घरेलू मांग को आपूर्ति। किंतु सामान्यतः सरकारी नीतियां तदर्थ पर अप्रभावी व्यवस्था निर्मित करती हैं। जैसे पहला है MSP व्यवस्था, यह केवल गेहूं व चावल को ही लाभ देती है। तिलहन की खरीद फसल 0.9% विकृत फसल प्रतिरूप को बढ़ावा देती है। ठीक है। आगे है क्षेत्रवार असमानता सृजन, और है दालों के मूल्य में बढ़ोतरी भी हो सकती है। फिर है आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि अवसंरचना निवेश बाधित और विनियमित बहुलता निजी क्षेत्र संकोच। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है? अधिकतम निर्यात मूल्य व्यवस्था, निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी, निर्यातक किसानों को हानि भी हो सकती है। MSP, WTO में खाद्य सब्सिडी का मुद्दा। ठीक। अन्य निर्यात अवसंरचना का बजट संकुचित होगा, कम निवेश है क्योंकि। ठीक। अतः सरकारी नीतियों ने समर्थन के बजाय अव्यवस्था अधिक सृजित की है। इसे समावेशी बनाना चाहिए। निजी निवेश को आमंत्रित करने के साथ निर्यात नीति में पूर्वोन्मुखता व स्थिरता समय की मांग है। ओके, ये था इनका कंक्लूजन। तो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, and I hope this video might be helpful for you and those aspirants who are appearing in this year mains examination 2023 and 2024. All the best for them, and thank you so much guys for watching this video. If you like this video, then please subscribe our channel Aspirant Story. Thank you.